रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बीती रात गीता ने फिर से अपना बिस्तर गीला कर दिया था, जिसके चलते वो सुबह सुबह वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े और बिस्तर धोने बैठ गई थी। उसकी सास पूनम के पेट में जोर का प्रेशर बनता है और वो अपने पेट को संभालते हुए जैसे तैसे वॉशरूम तक पहुंचती है और अंदर जाने के लिए जैसे ही गेट खोलती है तो गेट अंदर से बंद होता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर गेट को पीटने लगती है और चिल्लाती हुई बोलती है, अरे ओ बरसाने वाली, जल्दी बाहर आ जा। अगर वक्त निकल गया ना तो यहीं सारी खिचड़ी फैल जाएगी। बस आ रही हूँ माँ जी, 2 मिनट रुक जाइए। अरे ओ महारानी, तेरे 2 मिनट के चक्कर में सारी दावत यहीं खुल जाएगी, उसका क्या। गीता जल्दी जल्दी अपने कपड़े धोकर बाहर आती है और अपनी सास की शक्ल देखती है। उसकी शक्ल पर जैसे 12 बजे हुए थे। उसका एक हाथ उसके पीठ पर और दूसरा पीछे की तरफ था। गीता उसे बोलती है, क्या बात है माँ जी, कल रात के पकौड़े संभल नहीं रहे क्या? देख, मुझसे ना ज्यादा मत बोल और हट यहाँ से, मुझे अंदर जाने दे, वरना ये सारे पकौड़े तुझे ही खाने पड़ेंगे। छी माँ जी, कैसी बातें करती है आप। जाइए अंदर जाइए और सब कुछ एक बार में निकाल कर आना। क्यों, तुझे उनके साथ सेल्फी लेनी है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। गीता वहाँ से चली जाती है और अपने कपड़े सुखाने लगती है। पूनम को अंदर गए हुए 15-20 मिनट हो गए थे, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं निकली थी। गीता किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन अब भी पूनम वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी और गीता को भी वापस टॉयलेट जाना था। वो जल्दी से वॉशरूम के पास पहुंचती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर बैठी हुई पूनम गेट नहीं खोलती, जिसके बाद गीता जोर जोर से चिल्लाती हुई आवाज लगाती है, माँ जी जल्दी बाहर आइए, इमरजेंसी है। अभी रुक जा बहू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। माँ जी मजाक मत कीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब पता चला ना कि कैसा लगता है जब कोई हमसे इंतजार करवाता है। तो आप इतनी देर से अंदर बस इसलिए बैठी है ताकि मुझे इंतजार करवा सके? और नहीं तो क्या, मुझे यहाँ बैठने का शौक थोड़ी है। अच्छा माँ जी प्लीज, अगर आपका बदला पूरा हो गया हो तो बाहर आ जाइए। नहीं ना बहू, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो थोड़ा सा इंतजार और कर ले, मैं खुद आ जाऊंगी। गीता को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उसे टॉयलेट आ रहा होता है। गीता से अब कंट्रोल नहीं होता और वो वहीं खड़े खड़े अपने आप को हल्का कर लेती है और खुद से बोलती है, वाओ क्या फीलिंग आ रही है, पर यार सारे कपड़े खराब हो गए, मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा। गीता की कोई आवाज न आने के कारण पूनम परेशान हो जाती है और वो गेट खोलकर बाहर आती है, जिसके बाद वो देखती है कि गीता तो बड़े ही आराम से खड़ी हुई है। जिसके बाद वो उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, तू इतनी आराम से खड़ी है? तुझे तो जोर से लगी थी ना। हाँ माँ जी, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अरे ऐसा क्या हो गया? मैंने टॉयलेट कर लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? पर कहाँ किया? जहाँ आप खड़ी है वही। स्मेल नहीं आ रही है आपको? क्या? हे प्रभु, छी छी। ऐसा कहकर पूनम वापस अंदर चली जाती है। गीता उसको आवाज देते हुए बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आपकी पार्टी अभी भी चल रही है क्या? छी छी बहू, तू कितनी गंदी है। मैंने क्या किया? अरे वॉशरूम नहीं मिलेगा तो कहीं पे भी कर देगी क्या? सारी मेहरबानी आपकी ही है, मैंने कुछ नहीं किया। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे नहाना है, सारे कपड़े गीले हो गए मेरे। थोड़ा सा इंतजार कर, अब आ रही हूँ। गीता उसके बाहर आने का इंतजार करने लगती है। वो बाहर खड़ी ही होती है कि तभी उसके पास उसका पति प्रिंस आता है और उसे भी फ्रेश होना होता है। वो गीता को वहाँ पर पहले से खड़ा देखकर पूछता है, क्या बात है गीता, तुम पहले से ही लाइन में लगी हो? अरे नहीं प्रिंस जी, एक्चुअली मैं तो फ्रेश हो चुकी हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? गीता उसको सारी बात बिल्कुल सच सच बता देती है। इतने में पूनम भी वॉशरूम से बाहर आती है। फिर प्रिंस उन दोनों से बोलता है, ये कैसी बचकानी हरकतें करती रहती हैं आप दोनों, कुछ तो शर्म कर लिया करो। मैं ना पहले ही बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, सारी गलती तेरी बीवी की है। मेरी? पर मैंने क्या किया? अब
अब इसमें मेरी क्या गलती है अगर मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद टॉयलेट जाना पड़ता है? देखो, मैं आप दोनों पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस एक बात कह रहा हूँ कि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है और ना ही इसमें 2 वॉशरूम जो आप दोनों एक साथ एक वक्त पर चली जाएं। तो आप दोनों को एक टाइमिंग सेट कर लेनी चाहिए कि इस टाइम पर गीता तुम जाओगी और दूसरे टाइम में माँ आप। ठीक है प्रिंस जी, वैसे भी आप सही कह रहे हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, मैं भी अब से ऐसा ही करूँगी। अब गीता नहाने के लिए अंदर चली जाती है। उसके नहाने के बाद प्रिंस भी फ्रेश हो जाता है। गीता वापस अपनी रसोई में काम करने लगती है और पूनम डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठकर खाने का इंतजार करने लगती है। गीता सबके लिए खाना परोस देती है। सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो अब प्रिंस उन दोनों से एक सवाल करता है। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप दोनों। हाँ बोलो। आप दोनों में से पालक के पकोड़े किसने खाए थे? माँ जी ने खाए थे। क्यों, क्या हुआ? पूरे वॉशरूम में पालक की स्मेल आ रही थी, मेरा दिमाग खराब हो गया वहाँ जाकर। तो क्या बेटा, तू भी कैसी बातें कर रहा है? पता भी है कितना कमाल का पालक बना था। मजा ही आ गया। माँ, वो तो आपके मजे थे, मेरे लिए तो सजा बन गई ना। लेकिन हाँ, तो तुझे किसने कहा था कि वहाँ बैठकर मेरे निकाले हुए पालक का स्वाद लेने के लिए? छी माँ, यार आप कैसी बातें करती हो? पूनम की बातों को सुनकर गीता की भी हंसी छूट जाती है और वो दोनों मिलकर जोर जोर से प्रिंस के ऊपर हंसने लगती है। अब प्रिंस खुद से बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि ये दोनों अब शांत हो गई, वरना इन्हें शांत करने के चक्कर में सच में मेरा टॉयलेट और पोटी सब निकल जाते। पर गीता की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। रोज रोज बेड गीला करना अच्छी बात नहीं होती। बात अभी तो घर के अंदर है, इसीलिए ठीक है, लेकिन ये बात किसी तीसरे के सामने आ गई ना तो गीता को बहुत बुरा लगेगा। मैं उसे कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। सब लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद प्रिंस अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। गीता भी अपने घर के कामकाजों में बिजी हो जाती है और पूनम वो अपनी सहेलियों के पास में गप्पे मारने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और शाम हो जाती है। प्रिंस भी अब ऑफिस से वापस आ चुका होता है। सब लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अब आधी रात बीत जाती है। प्रिंस को अपने पास कुछ गीला गीला महसूस होता है। उसकी आंखें खुलती है और वो खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि गीता ने फिर से अपने बेड को गीला कर दिया है। वो उसे उठाता है ताकि गीलेपन की वजह से उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। गीता उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गीता उसकी बात सुनकर उठ जाती है और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, ये जानने के बाद कि उसने आज फिर से अपने बेड पर टॉयलेट कर दिया है। पर प्रिंस उसे समझाता है और उसे अच्छा फील करवाता है, जिसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात बताता है। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और गीता का चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर गीता को देखने के बाद उन्हें ये बताती है कि गीता को किडनी में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे बार बार टॉयलेट आता है। डॉक्टर इस चीज के लिए गीता को कुछ दवाइयाँ दे देती है और कुछ परहेज करने के लिए बताती है। गीता डॉक्टर की सारी बातों को अच्छे से फॉलो करती है और कुछ ही महीने में उसकी बिस्तर गीले करने की ये आदत बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसकी सास उसे कोई ताना नहीं मारती और प्रिंस भी उसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगता है। हिमानी शर्मा एक सोशल वर्कर थी। हिमानी ने काफी औरतों को प्रेरित करके उन्हें रोजगार दिया था। ऐसे ही एक दिन सभी औरतों के साथ गर्ल्स स्कूल में वो इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंच चुकी थी और अपने टीम मेंबर्स को वो गर्ल्स वॉशरूम की चेकिंग करने के लिए भेज देती है, जहां वो लोग देखते हैं कि गर्ल्स वॉशरूम बहुत ही ज्यादा गंदा है और वहां ना कोई सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन है, ना ही हाथ धोने के लिए हैंड वॉश और ना ही कोई डस्टबिन। साथ ही पानी की टंकी में भी बदबूदार पानी भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हिमानी प्रिंसिपल से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां पर सुनीता आती है और हिमानी के कान में धीरे से कहकर उसे गर्ल्स वॉशरूम के बारे में सब बता देती है, जिसके बाद हिमानी प्रिंसिपल से बोलती है, प्रिंसिपल मैडम, ये कैसी फैसिलिटीज है आपकी?
आपने गर्ल वॉशरूम को जरा भी क्लीन नहीं करवा रखा। अरे ये सब कुछ तो छोड़िए, यहाँ तक कि आपने बच्चों के हाथ धोने के लिए हैंड वॉश तक नहीं रख रखा। अरे ये फैसिलिटीज है आपके स्कूल की? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। देखिए, या तो आप इस पर अभी के अभी गौर फरमाइए या फिर हमें कोई एक्शन लेना होगा। नहीं मैडम, आई प्रॉमिस, मैं जल्दी से यहाँ का मैनेजमेंट ठीक करवाती हूँ। इसके अलावा एक और बात, मैं स्कूल की सारी लड़कियों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना चाहती हूँ जिससे उन्हें पीरियड्स के बारे में पता चल सके। ओके, मैं अभी इसके सारे अरेंजमेंट करवाती हूँ। कुछ ही देर के बाद हिमानी के कहने पर प्रिंसिपल गर्ल्स को डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाती है जिससे गर्ल्स को अवेयर किया जाता है। साथ ही उन्हें पीरियड्स के दौरान होने वाली प्रॉब्लम और हाइजीन के बारे में भी सब बताया जाता है। अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद हिमानी अपनी टीम मेंबर्स के साथ वापस आ जाती है। एनजीओ के बाहर हॉर्न की आवाज बजती है और हिमानी अपना पर्स लेकर सबको बाय करके निकल जाती है और वो कार में जाकर बैठ जाती है जहाँ उसका पति मिहिर कहता है, सो कैसी रही आज तुम्हारी इंस्पेक्शन? अरे तुम्हें क्या बताऊं मिहिर, वॉशरूम इतने गंदे थे ना स्कूल के कि क्या ही बताऊं। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वो लोग डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और एक हेल्थ वेलफेयर की तरफ से लेटर आता है जिसे पढ़कर मिहिर बोलता है, हिमानी, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें हेल्थ वेलफेयर की तरफ से इनवाइट किया गया है। जो तुमने इतने रूरल एरियाज और बच्चों के लिए स्कूल में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, उसी के लिए तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे ही अगले दिन हिमानी अपने पति के साथ उस समारोह में पहुंच जाती है जहां हेल्थ वेलफेयर के ऑफिसर हिमानी को स्टेज पर बुला के उसे सम्मानित करते हुए उसके गले में हार पहनाती हैं। साथ ही उसे बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है। तभी वो ऑफिसर उससे कहती हैं, श्रीमती हिमानी शर्मा जी, आपने इन औरतों और स्कूल की बच्चियों की काफी मदद की है। उन्हें महामारी से जुड़ी सारी जानकारियां दी हैं, उनसे होने वाली खतरनाक बीमारियों से अवगत कराया। लेकिन कैसे? आप कब से जुड़ी इन सारी चीजों से? मतलब ये है मेरा कि आपको इन सब का अनुभव कब हुआ कि आपको इन सब औरतों की मदद करनी है? जी, मेरी जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई थी। अरे यार, कहाँ है तू? जल्दी आना, शो स्टार्ट होने वाला है। हाँ हाँ चल। ऑटो वाले भैया रुकिए। भैया, आजादपुर सिनेमा चलोगे क्या? दोनों ऑटो में बैठकर सिनेमा हॉल जाने के लिए निकल जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करती है और अचानक से ऑटो वाले का ऑटो खराब हो जाता है। दोनों ऑटो से बाहर निकलकर देखती हैं तो उन्हें आने जाने का कोई साधन नजर नहीं आता। तभी हिमानी बोलती है, भैया ये ऑटो कब चलेगा? हमें पहुंचना है, वरना हमारी फिल्म तो ऐसे ही निकल जाएगी। मैडम जी, ये ऐसी जगह है कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो हो भैया, रुकिए जरा। अब क्या करें यार, ये तो चले गए। दोनों रास्ता ताक ही रही होती है कि उन्हें सामने एक लड़की नजर आती है जो कि अपना पेट पकड़कर रो रही थी। हिमानी और उसकी दोस्त वहाँ पर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? दीदी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। अरे हिमानी, इसके कपड़े खराब हो गए हैं, लगता है इसे पीरियड्स हुए हैं। अरे हाँ श्वेता, इसे तो पीरियड्स ही हुए हैं। सुनो, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हें पीरियड्स हुए हैं, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? नहीं दीदी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बस थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहाँ ले चलिए। इतना कहकर दोनों उस लड़की को पकड़कर धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ बहुत सारी झुग्गियाँ होती हैं। कुछ ही देर में वो उसके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ हिमानी उसे पीरियड्स के बारे में सब कुछ समझाती है। साथ ही उसे पैड देकर उसे लगाने की पूरी प्रक्रिया को भी अच्छे से समझाती है। कुछ ही देर के बाद वो लड़की वॉशरूम से बाहर आती है और उसकी मम्मी को इस घटना के बारे में सब बताती है, जिस पर लड़की की माँ हिमानी का विरोध करते हुए उससे कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसे समय में तो लड़कियों को सूती कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसे समय में सूती कपड़ा इस्तेमाल करना बेहद हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मैंने आपकी बेटी को पैड दिया है और मैं खुद भी इसे यूज करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम कब से ऐसा कर रहे हैं।
हमें तो आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। श्वेता, मुझे लगता है यहाँ की औरतों को ना इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही ये जानना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है ताकि ये पीरियड्स के समय में सिक्योर रहे। हिमानी कुछ देर के बाद वहाँ से अपने घर आ जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक रात हिमानी उन्हीं झुग्गी झोपड़ी वाली औरतों के बारे में सोचती है। उसे रात भर नींद नहीं आती और वो करवटें बदलती रहती है। ऐसे में वो उठकर खुद से कहती है, जब तक मैं उन औरतों के लिए कुछ कर ना दूं ना, मुझे चैन नहीं आएगा। मैं वहाँ फिर से जाऊंगी और एक एक को पकड़ पकड़ कर समझाऊंगी। 2 दिन के बाद हिमानी श्वेता को उन ग्रामीण महिलाओं के उद्धार करने के लिए मना लेती है और बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स लेकर उस बस्ती में जाती है और महिलाओं को अच्छे से समझाती है कि पीरियड्स के दौरान होने वाले भयंकर बीमारियां और खाना पीना क्या चाहिए। साथ ही सैनिटरी नैपकिन्स इस्तेमाल करने के बारे में भी उन्हें सारी जानकारी देती है। इतना ही नहीं बल्कि वो उन्हें स्वस्थ महामारी के बारे में भी पूरी जानकारी देती है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। देखते ही देखते 1 साल में हिमानी काफी हजारों की तादाद में महिलाओं को मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ बताती है और इसी बीच वो एक हेल्थ वेलफेयर एनजीओ में जाकर उनसे कहती है, सर, मैं विमेन मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर एक एनजीओ ओपन करना चाहती हूँ जिसमें मुझे आपकी जरूरत है। प्लीज क्या आप डोनेशन करके मेरी मदद कर सकते हैं? जी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, माफ कीजिए, धन्यवाद। लाख बोलने पर भी एनजीओ का ऑफिसर उसे मना कर देता है और मुंह लटकाते हुए हिमानी बाहर निकलती ही है कि मिहिर नाम का एक लड़का उसकी मदद करने के लिए खुद उससे कहता है, जिसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलकर अपना विमेन्स केयर के नाम से एनजीओ ओपन करते हैं। समय बीतता जाता है, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और देखते ही देखते दोनों को कुछ ही महीनों के बाद एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो लोग शादी कर लेते हैं। अब दोनों मिलकर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स के फायदे और उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने लगते हैं। साथ ही वो बेरोजगार औरतों को एनजीओ में रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही एक दिन हिमानी मिहिर से कहती है, थैंक यू मिहिर, मेरी छोटी सी उड़ान को पंख देने के लिए। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। अरे पगली, ये तो मेरा फर्ज था, जो तुम्हारा सपना था वही मेरा था। 1.5 साल यूं ही बीत जाता है और हिमानी एक जानी मानी सोशल वर्कर बन जाती है। कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी टीम के साथ स्कूल में इंस्पेक्शन करके आती है, जिसके बाद उसे ऐसे कार्य करने के लिए समारोह में सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे मैंने महिलाओं की मदद करना शुरू किया, जिसमें मेरे पति मिहिर ने मेरा पूरा साथ दिया और देखते ही देखते मैंने इतनी सारी औरतों को जागरूक किया। उसकी इस जर्नी के बारे में सुनकर जोरदार तालियां बजाकर लोग हिमानी का शुक्रिया करते हैं और इस तरह वो सभी वापस उससे प्रेरणा लेकर अपने घर चले जाते हैं। साथ ही लोगों को सैनिटरी नैपकिन्स और पीरियड्स के बारे में जागरूक करना भी शुरू कर देते हैं। इसी तरह आगे चलकर वो और भी ज्यादा महिलाओं का उद्धार करती है और उन्हें खुद के लिए सक्षम बनाती है। रिया अपनी एक दोस्त रीना से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। रिया वहाँ पहले पहुँच जाती है और काफी देर तक रीना का इंतजार करती है। कुछ ही देर के बाद रीना जैसे ही रिया के पास पहुँचती है, रिया उसको देखकर कहती है, कहाँ थी यार रीना, खुद बुलाकर खुद ही लेट आई। आई एम सो सॉरी रिया, वो क्या है ना कि रास्ते में मुझे एक टैटू वाला दिख गया, तो बस मैं उससे टैटू बनवाने लग गई। देख कितना अच्छा लग रहा है ना, इसी के चक्कर में लेट हो गई मैं। यार ये टैटू कितना मस्त है, पता है मेरा भी बहुत मन करता है टैटू बनवाने का। पर क्या रिया? यार तुझे पता है ना, रोहन जी को ये सब पसंद नहीं आया तो ऊपर से सासू माँ भी गुस्सा करेगी, बस इसलिए नहीं बनवाती। यार रिया, मेरी बात ध्यान से सुन, आखिर तू कब तक औरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को मारती रहेगी? यार तेरी खुद की भी तो कोई जिंदगी है ना, ऐसे दब के जीना छोड़ और लड़ना सीख, समझ गई? रीना की बातें रिया के दिलो दिमाग पर घर कर जाती है और अब वो भी टैटू बनवाने का भूत खुद पर चढ़ा लेती है। रिया अपने टैटू के भूत को पूरा करने के लिए घर से निकल जाती है। सड़क किनारे बैठे एक टैटू वाले से वो अपने हाथ पर टैटू बनवाती है, जिसमें लिखा होता है लव मी लाइक यू डू। टैटू बनवाने के थोड़ी देर के बाद रिया वापस घर आती है
और शाम को अपने पति रोहन के आने पर उसे टैटू दिखाते हुए कहती है, रोहन जी देखिए मैंने टैटू बनवाया है, बताइए जरा कैसा लगा। अरे वाह, लव मी लाइक यू डू। अच्छा, तो अपनी तरह तुमको भी प्यार करूं। आओ फिर पास जरा। क्या रोहन जी आप भी ना। अरे प्यार भी नहीं करने देती और बोल भी रही हो टैटू दिखा के। आप मुझे बताओ कि अच्छा लग रहा है या नहीं। हाँ बाबा, अच्छा लग रहा है। बस रोहन रिया के टैटू को बस एक छोटा सा शौक समझकर भूल जाता है, पर धीरे धीरे रिया टैटू के पीछे दीवानी हो जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन वो दोबारा उसी सड़क किनारे टैटू वाले के पास जाती है और सलमान खान का एक डायलॉग कोई तो रोक लो अपने दूसरे हाथ पर लिखवा कर घर आ जाती है, जहाँ उसका ये टैटू देखकर उसकी सास गीता उससे कहती है, अरे ओ चलती फिरती स्लोगन की दुकान। अरे क्या हरकत है ये, कैसे कैसे टैटू बनवा रखे हैं तूने। लगता है मुझे ही सुधारना पड़ेगा तुझे। ओ माँ जी इट्स फैशन ओके। आपको क्या पता ये कितना कूल लग रहा है। रास्ते में भी सब लोग मुझे ही देख रहे थे। अरे देखेंगे ही ना, क्योंकि उनको तेरी जैसी नमूनी तो दिखी ही नहीं होगी इस शहर में। माँ जी ये मेरी बॉडी है, इस पे मेरा हक है, मैं कुछ भी बनवाऊं। आपको तो नहीं कह रही ना बनवाने को। अरे बोल के तो दिखा, टांगे ना तोड़ दी ना तेरी तो नाम बदल दियो मेरा। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। गीता की बातों को नजरअंदाज करके रिया अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही उसका ये शौक दिन पर दिन और बढ़ता जाता है। वो जब भी बाहर जाती, लोग उसके अतरंगी टैटू देखकर उस पर बहुत हंसते और हैरान भी होते, पर रिया सबको नजरअंदाज करके अपनी मस्ती में ही रहा करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रिया को एक फिल्म का डायलॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो वापस उसी टैटू वाले के पास टैटू बनवाने के लिए पहुंच जाती है और उसे कहती है, टैटू वाले भैया वो हीरोइन है ना अनुष्का शर्मा, उसने भी एक मूवी में टैटू बनवाया था अपनी कमर पर। देखो मगर प्यार से वैसा ही टैटू बना दोगे क्या। जी मैडम बन जाएगा। रिया टैटू बनवाकर वापस घर लौटती है। रास्ते में उसको मिंटू नाम का एक लड़का घूर घूर कर देख रहा होता है और उसकी कमर के टैटू को देखकर उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, अरे मैडम रुको तो, जरा देखने तो दो एक बार प्यार से। कौन हो तुम और क्या हरकत है ये, रास्ता छोड़ो मेरा। ऐसे कैसे रास्ता छोड़ दें, अभी तो देखा ही नहीं प्यार से, और आप खुद ही तो कह रही थी देखो मगर प्यार से, तो हम देखेंगे प्यार से। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कब कहा। देखो चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मिंटू रिया का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों पे टैटू को पढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहता है, अरे क्या अच्छा नहीं होगा मैडम, बात को समझो। मैं आपको वैसे ही प्यार करूंगा जैसे खुद को करता हूँ। आपके हाथ के टैटू को सही साबित भी तो करना है, और इतना करने से तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता हमको प्यार से। रिया उसे जोर से धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। साथ ही वो सीधे अपने घर पहुँचती है और रोना शुरू कर देती है। उसको ऐसे रोता हुआ देखकर उसकी सास गीता वहाँ आकर उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रोए जा रही है। रिया अपने साथ हुई सारी बातें अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर गीता रिया से कहती है, अरे तुझे कहा था ना कि ये टैटू वैटू मत बनवाया कर, हो गई ना मुसीबत। तुझे तो बस अपनी ही चलानी होती है। पर माँ जी लोगों के लिए मैं अपना शौक क्यों बदलूं? मुझे जो पसंद है वो करने के लिए मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया। जब सुनना पसंद नहीं है किसी का तो ऐसे टेसुए मत बहाया कर मेरे आगे आके। ठीक है माँ जी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप मुझे मत समझाइए। रिया अपने टैटू के भूत को नहीं छोड़ती और एक दिन वो अपने गर्दन के नीचे लज्जा गले लिखवा कर वापस घर आ जाती है। शाम को रोहन अपने एक दोस्त के साथ घर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का मिंटू होता है। उस लड़के को अपने पति के साथ देखकर रिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? रुको अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? पर वो क्यों? अरे ये मेरा दोस्त मिंटू है। तुम कैसे जानती हो मिंटू को रिया? और मिंटू, क्या तुम रिया को पहले से जानते हो? मैं तो इनको जानता तक नहीं। मिंटू के झूठ बोलने पर रिया गुस्से में आती है और फिर कहती है, अच्छा तो नहीं जानते, मैं बताती हूँ रोहन जी ये कौन है और मैं इसे कैसे जानती हूँ। रिया अपने पति रोहन को
मिंटू की उस दिन की सारी हरकतें बता देती है, जिन्हें सुनकर रोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गीता भी तब वहाँ आती है, लेकिन रोहन गुस्से में मिंटू का कॉलर पकड़कर उससे कहता है, साले तूने ऐसी हरकत की मेरी बीवी के साथ, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरा वो हाल करूंगा कि दोबारा ऐसा किसी और के साथ करने में हिम्मत ही नहीं होगी तेरी। रोहन मिंटू के साथ झगड़ा कर ही रहा होता है कि तभी गीता उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा, उसको क्यों मार रहा है? अरे सारी गलती तो तेरी इस निकम्मी बीवी की है। ऐसे ऐसे टैटू बनवाकर बाहर घूमती है तो कोई क्या ही करेगा। गीता को अपनी साइड लेता देख मिंटू कहता है, अरे आंटी सही तो कह रही भाई, तेरी बीवी ऐसे ऐसे टैटू बनवाकर दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मैं क्या करता? खुद देख तू गर्दन पर क्या लिखा है भाभी के, गले लग जा। ये खुद की तरफ अट्रैक्ट करना नहीं तो क्या है यार। रोहन अपनी माँ और मिंटू की ऐसी सोच पर और भी ज्यादा गुस्सा करता है और पहले अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे शर्म आ रही है कि ये तुम कह रही हो। अरे रिया की बॉडी, उसका मन, वो चाहे जो मर्जी करे और जैसा मर्जी टैटू बनवाए। इसकी वजह से उसके कैरेक्टर को जज करने का हक किसी को नहीं है, ना आपको और ना ही मुझे और ना किसी और को, समझी आप? और तू जैसे लोगों को जिनकी ऐसी सोच है, उनको बस मौका चाहिए होता है लड़की छेड़ने का, फिर अपनी घटिया हरकत को छुपाने के लिए सारा इल्जाम उस लड़की पर थोप देते हैं। अरे चल तुझे तो पुलिस बताएगी बेटा। रोहन की ऐसी बातें सुनकर रिया की आंखें भर आती है। साथ ही अपने बेटे की बातें सुनकर गीता को भी समझ आ जाता है कि उसने अपनी बहू के बारे में कितना गलत बोला, जिसके बाद उसे पछतावा होता है और वो रिया से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, किसी और की गंदी हरकत के लिए मैंने तुझे ही सुनाया और तुझे कितना गलत कहा। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। और रोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिना कहे ही मुझे समझा और मेरा साथ दिया। रिया, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तुम मेरी पत्नी होने से पहले एक इंसान हो जिसको अपने लिए हर तरह का फैसला लेने का हक है, जिसके लिए तुम्हें कोई जज नहीं कर सकता। लेकिन यार, ये टैटू ज्यादा बनवाने से तुम्हारी स्किन को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सूजन और कई तरह की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसकी प्रॉपर नॉलेज के साथ ही इसको बनवाया करो, समझी? इसके बाद रोहन पुलिस को कॉल करके मिंटू को छेड़खानी के इल्जाम में अंदर करवा देता है और कहीं न कहीं इन सभी चीजों से रिया भी समझ जाती है कि किसी भी चीज का शौक एक हद तक ही सीमित होता है, चाहे उसके लिए वो टैटू बनवाने का हो या फिर किसी और चीज का। इस सब के बाद उसका टैटू बनवाने का भूत भी कम हो जाता है और अगर कभी वो कोई टैटू बनवाती भी तो किसी अच्छी जगह पर पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही बनवाया करती। इतना सब हो जाने के बाद रिया अपने पति रोहन और अपनी सास गीता के साथ एक बार फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।